वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्विच केस। लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे हमें मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चॉइस चूज करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 10th के एग्जाम के बाद हमें बहुत सारे ब्रांचेस, बहुत सारे कॉलेजेस में से कुछ चॉइस सिलेक्ट करनी होती है कि मुझे क्या करना है आगे। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में इफ एल्स में एक या दो कंडीशन को मैनेज करना आसान होता है, बट जहां पे कंडीशंस काफी सारी हैं या मल्टीपल चॉइसेस में से मुझे कोई चॉइस लेना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है स्विच केस का। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्विच केस। सी प्रोग्रामिंग में जो हम स्विच केस देखेंगे, वहां पे क्या होता है, एक स्विच कीवर्ड होता है और एक केस कीवर्ड होता है, जिसकी मदद से हम पूरा स्विच केस का एग्जाम्पल बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हमारा शुरू हुआ मेन से। मेन से एग्जाम्पल शुरू होने के बाद यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लिखा है, जहाँ पे स्विच के ब्रैकेट में हमने ch जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट, उसके अंदर जो 1 रखा है वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। एंड स्विच के अंदर आपको मल्टीपल केस स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड डिफॉल्ट। तो स्विच स्टेटमेंट काम कैसे करता है, इसमें दो कीवर्ड इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है स्विच, जहाँ पे आप एक वैल्यू देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो नीचे के केस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि अभी इस केस में ch में 1 पड़ा है, तो एज सुन एज हमारा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये जाएगा केस 1 पे। केस 1 पे जो हमने ऑप्शन लिखा है, व्हाट इज दैट, चॉइस केस 1 प्रिंट होगा और ब्रेक के कारण स्विच केस के बाहर जाएगा। जैसे उसको ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, वो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद स्विच केस के बाहर निकल जाता है, एग्जिट कर लेता है। सो दैट इज हाउ दिस स्विच केस स्टेटमेंट वर्क। अब यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट के साथ काम करते वक्त आप किसी भी ऑर्डर में ये केसेस लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिक्वेंशियली केस 1 ही पहले लिखना है, केस 2 बाद में और केस 3 पहले। इसमें मैं इसका ऑर्डर भी रीअरेंज कर सकता हूँ। मैंने केस 3 पहले लिखा और केस 2 बाद में लिखा तो भी ये काम करेगा, बिकॉज टेक्निकली ये क्या करता है, जो वैल्यू ch में पड़ी है उसका जो भी ऑप्शन नीचे में उसको मिलता है, उस ऑप्शन को आइडेंटिफाई करता है और उस ऑप्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है उसको वो आपके सामने एग्जीक्यूट करता है। दैट इज हाउ स्विच केस वर्क्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट ये आएगा। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलना चाहिए कि भाई चॉइस केस 1। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा चॉइस केस 1, बिकॉज ch में पड़ा है 1। स्विच करेगा वो 1 पे, दैट इज केस 1 पे, प्रिंट करेगा चॉइस केस 1 और ब्रेक करके स्विच केस के बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल स्विच केस का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल के तरफ स्विच केस के, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। अब पहले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है। पहले एग्जाम्पल में हमने हर केस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लिखा था। यहां पे केस 1, केस 2, केस 3 एंड इवन डिफॉल्ट, यहां पे कहीं पे भी मैंने ब्रेक नहीं लिखा है। तो डिफरेंस क्या हुआ दो स्टेटमेंट्स का। पहले केस में क्या होता है कि स्विच में, इस केस में हमने ch में रखा है 2 और हमने बोला है स्विच करो एज पर ch में 2 पड़ा है, ये जाएगा केस नंबर 2 पे और केस नंबर 2 पे जो लिखा है दैट विल गेट प्रिंटेड, दैट इज चॉइस केस 2। बट अब इस केस में इसको ब्रेक नहीं मिल रहा है, चॉइस केस 2 के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक नहीं होगा और ये आगे बढ़ता रहेगा और सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट करेगा जो केस 2 के बाद है। मतलब इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा चॉइस केस 2 एज वेल एज चॉइस केस 3 एज वेल एज डिफॉल्ट चॉइस, ऐसा ये प्रिंट करेगा। रीजन क्या है, इस कंसेप्ट को बोला जाता है इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस। जहां पे क्या होता है, किसी एक केस पे वो जंप करता है एंड जंप करने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण वो आगे फ्लो करते रहता है अनलेस एंड अनटिल उसको ब्रेक ना मिले। और यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिखा है, इसलिए वो केस 2 पे जाने के बाद केस 2 के बाद के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और हमें सारे स्टेटमेंट्स के आउटपुट देगा। तो इस केस का आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड था कि सिर्फ प्रिंट होना चाहिए चॉइस केस 2, बट इस केस में चॉइस 2 के अलावा बाकी चॉइसेस भी प्रिंट होगी बिकॉज ऑफ द इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस, जहां पे ब्रेक न होने के कारण वो आगे बढ़ता रहेगा एंड दैट कंसेप्ट इज इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। क्या हम कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं स्विच केस में? आंसर इज यस। तो हमने जैसे केस में इसके पहले वाले एग्जाम्पल में चॉइस में 1 रखा था, 2 रखा था, उसी तरह से इस एग्जाम्पल में जो आपके सामने है, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch और उसमें इनिशियल वैल्यू रखी है मैंने a। तो कैरेक्टर a मैंने रखा हुआ है ch में। अब क्या होगा, स्विच ch मतलब कैरेक्टर में a पड़ा है तो वो a वाला केस स्टेटमेंट ढूंढेगा कि a वाला केस स्टेटमेंट उसको मिल रहा है क्या।
तो सिंस केस ए यहाँ पे प्रेजेंट है, केस ए के अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करके स्विच केस के बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए चॉइस केस ए। लेट्स सी दैट। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलेगा चॉइस केस ए। सो वी कैन यूज कैरेक्टर्स इफ रिक्वायर्ड। तो यहां पे हम कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर पाएंगे अलॉन्ग विद दी नंबर्स। अब इसी एग्जाम्पल में क्या होगा अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूं। ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने सेम एग्जाम्पल में कैरेक्टर CH में स्मॉल ए के जगह पे कैपिटल ए लिखा है, लेकिन नीचे केस में कहीं पे भी कैपिटल ए नहीं है। तो क्या होगा, क्या ये चॉइस केस ए प्रिंट करेगा? आंसर इज नो, बिकॉज पर्टिकुलरली ये केस सेंसिटिव होता है। मतलब यहाँ पे अगर कैपिटल ए है तो वो नीचे में भी केस कैपिटल ए ही एक्सपेक्ट करेगा, यहाँ पे स्मॉल ए वाला केस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो इस प्रोग्राम में वो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, जाएगा सीधा डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट वर्क्स लाइक एल स्टेटमेंट, जैसे इफ के अंदर एल स्टेटमेंट होता है वैसे स्विच केस के अंदर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है। तो वो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जाएगा और डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जाने के बाद प्रिंट करेगा डिफॉल्ट वैल्यू, दैट इज द डिफॉल्ट चॉइस। तो डिफॉल्ट चॉइस प्रिंट करेगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ए वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होने वाली इस केस में। तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? अगर मुझे चाहिए कि भाई स्मॉल ए डालूं या कैपिटल ए डालूं तो भी वो ए वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? आंसर इज यस। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस एग्जाम्पल में कैरेक्टर डिक्लेयर किया CH, जिसमें हमने इनिशियल रखा है कैपिटल ए। कैपिटल ए रखने के बाद यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट में कैरेक्टर वेरिएबल दिया है कि भाई ये कैरेक्टर में जो भी वैल्यू उसके हिसाब से आप केस पे जंप करिए। और नीचे में हमने केस स्टेटमेंट लिखे हैं इस तरीके से, जहाँ पे मैंने केस ए स्मॉल एज वेल एज केस ए कैपिटल लिखा है। अब आप बोलेंगे कि केस ए स्मॉल के अंदर तो आपने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, फिर ये ऐसा कैसे लिखा आपने? देखो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक कंसेप्ट होता है स्विच केस में जिसको बोला था इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस, जहां पे किसी केस स्टेटमेंट पे जंप करने के बाद अगर ब्रेक नहीं है तो वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर किसी ने CH में रखा है स्मॉल ए तो भी ये इस केस स्टेटमेंट पे आएगा स्मॉल ए वाले, और आगे कहीं ब्रेक नहीं मिल रहा वो इसलिए आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के प्रिंट करेगा चॉइस केस ए। ठीक है, और ब्रेक के बाद स्विच केस के बाहर निकल जाएगा। और इवन इफ किसी ने कैपिटल ए भी लिखा तो ऑब्वियस है वो केस ए वाले स्टेटमेंट में कैपिटल ए वाले स्टेटमेंट पे जंप करेगा, चॉइस केस ए प्रिंट करेगा और ब्रेक करके स्विच केस के बाहर आएगा। तो यहाँ पे टेक्निकली हम एडवांटेज उठा रहे हैं किस चीज का? इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस का। जो इनफ्लो बिहेवियर है उसका एडवांटेज लेके इस प्रोग्राम को केस इनसेंसिटिव बना रहे हैं। मतलब चाहे कैपिटल ए में वैल्यू डालो, स्मॉल ए में वैल्यू डालो, फिर भी ये प्रोग्राम हमारे लिए परफेक्टली काम करेगा टू हैंडल दी कैरेक्टर ए और कैपिटल ए। ओके, यूजिंग द इनफ्लो बिहेवियर ऑफ स्विच केस। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लोट वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या स्विच केस में? तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, हमने फ्लोट वैल्यू ली है। फ्लोट वैल्यू में डाला CH इक्वल्स टू 1.1 और यहाँ पे केस स्टेटमेंट में 1.1, 1.2 एंड 1.3 मैंने लिखा है। तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? क्या ये प्रोग्राम काम करेगा? जैसे नंबर काम करता था, कैरेक्टर काम करता था, वैसा ये स्विच केस में वर्क करेगा या नहीं करेगा? आंसर इज नो। ओके, स्विच केस में आप फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं ले सकते हो। अब स्विच केस में फ्लोटिंग वैल्यूज नहीं ले सकते, जब ये प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आएगा, और एरर कुछ इस तरीके से आएगा, स्विच सिलेक्शन एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल टाइप, मस्ट बी ऑफ इंटीग्रल टाइप, ऐसे ये मैसेज देगा। मतलब उसको जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज फ्लोट में नहीं एक्सेप्ट होगी। रीजन बीइंग, जो फ्लोट वैल्यूज होती हैं ये इम्प्रिसीजन नेचर में होती है, मतलब उसका जो प्रिसीजन होता है वो परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए राउंडिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं फ्लोट एंड डबल वैल्यूज में, एंड इक्वालिटी ऑपरेटर कैन नॉट हैंडल दैट परफेक्टली। इसीलिए हम स्विच केस में फ्लोट वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो व्हाट आर द बुलेट पॉइंट्स दैट टू रिकलेक्ट? कि स्विच केस में स्विच स्टेटमेंट होता है, केस स्टेटमेंट होता है, स्विच के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू वो जंप करता है अप्रोप्रिएट। केस स्टेटमेंट में हम नंबर्स ले सकते हैं, हम अल्फाबेट्स ले सकते हैं, बट हम न्यूमेरिक वैल्यू में फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं ले सकते, फ्लोटिंग वैल्यूज एंड डबल वैल्यूज नहीं ले सकते। एंड अगर हमें कैपिटल ए एंड स्मॉल ए को एक साथ एग्जीक्यूट कराना है तो इनफ्लो बिहेवियर का एडवांटेज ले सकते हैं हम, और उसकी मदद से स्मॉल ए एंड कैपिटल ए का भी मैकेनिज्म हम एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं।
और अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला स्विच केस में तो वो आगे बढ़ता रहेगा और उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट उसको मिल रहे हैं सारे एग्जीक्यूट करेगा अनलेस एंड अनटिल उसको ब्रेक नहीं मिलता। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.